देखिएगा, सुने, कल की क्लास में अपना जहां तक हुआ था उसके आगे से अपन स्टार्ट करेंगे और हम आपको बताते हैं कि ये जो फिल्टर है जो अपना चल रहा था, इस फिल्टर को अपन ने जहां तक कर लिया था उसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो सुनो, करना क्या है हमने देखा सबसे पहले कि हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी लिया, पूर्ण तरंग दिष्टकारी लिया और उसका आउटपुट संकेत देखा। तो उस आउटपुट संकेत के अंदर देखने पे क्या पता चलता है कि जो वोल्टता होती है वो 0 से लेके EM तक परिवर्तित होती है। ये जो परिवर्तन है ना, ये बहुत ज्यादा है। इस परिवर्तन को क्या करना है, कम करना है, यानी रिपल कम करना है, उर्मिका को कम करना है। तो इसको कम करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, फिल्टर का उपयोग करते हैं। 4 प्रकार के फिल्टर पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। उसमें पहला फिल्टर था अपना सी फिल्टर, यानी पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर। इसमें हमने क्या देखा कि अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है आउटपुट पर, उस आउटपुट के लोड प्रतिरोध RL से पहले क्या करते हैं, हम संधारित्र जोड़ते हैं समांतर क्रम के अंदर। और वो जो संधारित्र जोड़ते हैं उसकी धारिता हम क्या रखते थे, ज्यादा रखते थे। सर धारिता ज्यादा रखने का रीजन क्या है, ताकि प्रतिरोध कम हो जाए, यानी अवरोध कम हो जाए, रुकावट कम हो जाए, ठीक है ना। दूसरा, हम जो RL रखते हैं लोड प्रतिरोध, इसका मान ज्यादा रखते हैं ताकि अवरोध क्या रहे, ज्यादा रहे। जिससे क्या हो, जो पहले संकेत आए वो सीधा किस में आए, संधारित्र में आए। फिर हमने देखा कि संधारित्र क्या करता है, जो DC संकेत आता है उसको तो पूर्ण रूप से रोक लेता है और वो DC फिर कहां पे जाती है, लोड प्रतिरोध RL पे जाती है। लेकिन संधारित्र क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा AC जाने देता है, और पूरी AC तो जाने नहीं देता ना। तो जो ज्यादा से ज्यादा AC जाएगी वो तो किस में चली जाएगी, नल पॉइंट के अंदर चली जाएगी। लेकिन कुछ पार्ट की जो AC बच जाएगी वो कहां पे आएगी, फिर लोड प्रतिरोध RL पे आएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमें लोड प्रतिरोध RL है उसमें ज्यादा तो DC मिल रही है, लेकिन कुछ मान की AC अभी भी क्या है, उपस्थित है। अब वो जो बदलाव कम हुआ है, वो बदलाव किस हद तक कम हुआ है, ये हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कि ये जो प्रोसेस हुआ है पूरा का पूरा, इसके अंदर हुआ क्या, संधारित्र एक बार फुल चार्ज हो गया। और संधारित्र कितनी वोल्टता तक चार्ज होता है, EM वोल्टता तक चार्ज हो जाता है। जब संधारित्र EM वोल्टता तक चार्ज होता है तो हमने देखा था कि जो D1 डायोड है वो अग्र बायस में होता है और D2 डायोड कौन से बायस में होता है, पश्चिम बायस में होता है। फिर हमने देखा था कि जब इसका निरावेशन होगा, यानी ये डिस्चार्ज होगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये कौन से बायस में रहते हैं, दोनों पश्चिम बायस में रहते हैं। तो आज कल हमने जो समझा था उसको हम थोड़ा और आज समझेंगे और फिर आगे हम इसको लिखवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, सुनो। जब संधारित्र डिस्चार्ज होता है तो हमें क्या करना है, किसी टाइम t पर संधारित्र का जब अनावेशन होगा, यानी डिस्चार्ज होगा, निरावेशन होगा, उस टाइम पे वोल्टेज देखना है कितना है, और उस वोल्टेज की इक्वेशन को आगे हमें क्या करना है, डिराइव करना है, यानी थोड़ा बढ़ाना है उस पार्ट को, ठीक है। तो सुनो, देखिएगा, जब संधारित्र का निरावेशन होता है, यानी डिस्चार्ज होता है, निरावेशन होता है, तो किसी समय t पर वोल्टता निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। देखो ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, V इक्वल टू EM e की पावर -t अपॉन RLC,
ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। सर क्यों रखनी है डायरेक्ट याद? सुनो, ये क्या है आपका फर्स्ट ईयर ईएम के अंदर अब नहीं चलती। पहले फर्स्ट ईयर ईएम की जो बुक चलती थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली बुक है ना, उसके अंदर पुरानी किताबों के अंदर आप देखोगे तो आपको लास्ट चैप्टर के अंदर एक टॉपिक मिल जाएगा संधारित्र का आवेशन एवं निरावेशन। तो वहां ये जो संधारित्र का निरावेशन वाला टॉपिक है उसके अंदर किसी टाइम टी पर जो वोल्टता होती है उसका रिजल्ट ये डिराइव कर रखा है। तो वो टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर अब नहीं है, तो इसलिए पहले चलता था तो पहले पढ़ाते भी थे और वहां पे उस डेरिवेशन को करवाते भी थे। तो किसी के पास नई किताब में तो नहीं मिलेगा ईएम वाली, पुरानी किताब किसी के पास पड़ी हो 2011 12 13 के आसपास वाली, ठीक है ना, तो उन किताबों के अंदर ये डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, अब डेरिवेशन काफी बड़ा है तो हम उसको डिराइव करने पे नहीं जाएंगे। ठीक है ना, हमको डायरेक्ट याद रखना है ये रिजल्ट कि जब संधारित्र डिस्चार्ज होता है तो किसी टाइम टी पर उसके सिरों पर जो वोल्टता होती है, किसी टाइम टी पर उसके सिरों पर वोल्टता, उसके सिरों पर वोल्टता निम्न प्रकार से दी जाती है। अब देखो हमने एक बात बताई थी आपको कल की क्लास के अंदर कि ये जो लोड प्रतिरोध RL होता है इसका मान ज्यादा रखा जाता है, और ये जो संधारित्र C है यानी इसकी धारिता C है कैपेसिटर की, इस धारिता को भी क्या रखते हैं हम? उच्च रखते हैं। नीचे वाले दोनों पार्ट का मान क्या है? ज्यादा है। अगर नीचे वाले दोनों पार्ट का मान ज्यादा है तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। तो हमारी लाइन क्या आएगी आगे देखो, यहां RL व C दोनों का मान उच्च होता है, दोनों का मान उच्च होता है, अतः T अपॉन RLC लेस देन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझते हो मेरी बात आप कि अगर RLC का मान ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला जो फैक्टर होगा वो लेस देन क्या होगा? 1 मिलेगा। अब आपने पढ़ा है कि e की पावर -x के अंदर यदि x का मान 1 से छोटा होता है तो इसका प्रसार हम यहीं तक करते हैं। ठीक है ना, तो अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या करेंगे हम? e की पावर माइनस का t अपॉन RLC, इस पूरे को x मान लो, तो ये 1 माइनस x का मान कितना है? t अपॉन RLC लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर देंगे 2। चलो आ जाओ, हमने इसको इक्वेशन नंबर दी कौन सी? 2 दी। अब एक काम करते हैं, समीकरण 2 से मान किस में रख देते हैं? 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से मान 1 में रख देते हैं। तो 2 से मान 1 में रखने पर, तो सर 2 से मान 1 के अंदर रखोगे तो V इक्वल टू हो जाएगा EM, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस T अपॉन RLC। चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, V इक्वल टू हो जाएगा EM और इधर आ जाएगा EMT अपॉन कितना? RLC। चलेगा, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसे देते हैं समीकरण नंबर 3। कल जहां तक हो गया था उसके बाद में इसे उतार लो। देखिएगा सुने, अब क्या करना है हमें, एक बार इसकी वर्किंग एक बार और बता देते हैं हम, ठीक है ना, ताकि आप लोग इसकी वर्किंग से परिचित रहो। और फिर इसको लिखवा देता हूं क्रियाविधि को ना। तो हम एक बार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से ही समझ लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास में था ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, और इधर लगाते थे एक प्रत्यावर्ती संकेत। सर इस संकेत की वोल्टता कितनी होती है? सर VI होती है। चलो फिर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर। सर इस यहां 2 डायोड उपस्थित होते हैं ना पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के अंदर, ये लो। चलो, और यहां पे सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ये हम समझा चुके।
और इधर लगाते हैं लोड प्रतिरोध RL। ठीक है, चलो थोड़ा ढंग से देखें सारे के सारे। और यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से कनेक्शन जोड़ दिया। चलो, और यहां लगाते हैं हम एक संधारित्र C, जिसकी धारिता क्या रखते हैं हम, ज्यादा रखते हैं। ये D1 था सर, ये D2 था। आ जाओ रे, ध्यान दो बोर्ड पे। इसको बिंदु P दे देते हैं हम नाम, और इसको दे देते हैं बिंदु Q। ठीक है, हाँ जी। होता क्या है, सबसे पहले जो VS वोल्टता होती है, या फिर ऐसे बोल दो हमारे पास सबसे पहले धनात्मक अर्ध चक्र आता है, तो उस धनात्मक अर्ध चक्र के अंदर क्या होता है, ये बिंदु A पॉजिटिव होता है और B क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे ही A पॉजिटिव, डायोड D1 चला गया किसके अंदर सर, अग्र बायस के अंदर, यानी फॉरवर्ड बायस FB। ठीक है, और D2 डायोड चला गया किसके अंदर, रिवर्स बायस के अंदर, यानी RB। ठीक है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। ये P सिरा अगर नेगेटिव से जुड़ा है और P सिरा पॉजिटिव से जुड़ा है, तो P जब पॉजिटिव से जुड़ता है तो फॉरवर्ड बायस, और नेगेटिव से जुड़ता है तो रिवर्स बायस। अब संकेत आएगा यहां पे, सबसे पहले इस पॉइंट पे आया, देखो संकेत के अंदर क्या आता है, प्रत्यावर्ती घटक और दिष्ट घटक दोनों आते हैं। संकेत सबसे पहले जाएगा नीचे की तरफ, चेक करते हैं। ये डायोड बंद पड़ा है, ओपन सर्किट है, आगे पास नहीं होगा, तो इधर तो जाने से रखा, बैक वापस। फिर इधर की तरफ आ गया संकेत। संकेत इधर की तरफ आएगा तो दो स्थिति है, या तो वो RL की तरफ जाए, या फिर वो कहां की तरफ जाए, C की तरफ। हम धारिता ज्यादा रख देते हैं अवरोध कम करने के लिए, तो संकेत आ जाता है किसके अंदर, C के अंदर। अब सुनो, संकेत C के अंदर आएगा, संधारित्र का काम है DC को रोकना, AC को जाने देना। संधारित्र पूरी की पूरी DC रोक देगा, और वो पूरी की पूरी DC कहां पे आ जाएगी सर, इधर की तरफ आ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं जाने देता संधारित्र तो DC। ठीक है ना, DC के लिए अनंत अवरोध उत्पन्न करता है। अब संधारित्र का काम क्या है, AC जाने देना, लेकिन AC पूरी तो नहीं जाने देना ना, ज्यादा से ज्यादा AC जाने देना, लेकिन कुछ मान के AC रोक लेना। जो ज्यादा से ज्यादा मान की AC होगी वो सीधी इधर आएगी, और कुछ मान की जो रुक जाएगी वो किसकी तरफ आएगी, RL की तरफ। जो AC इधर की तरफ आएगी वो सीधी किसकी तरफ जाएगी, ग्राउंड की तरफ जाएगी। किसकी तरफ जाएगी, ग्राउंड की तरफ, यानी नल पॉइंट की तरफ जाएगी, C पॉइंट की तरफ जाएगी। ठीक, अब होगा क्या, हमें जो RL है उस पर DC मिल रहा है, लेकिन साथ में कुछ मान की AC भी हमें क्या मिल रही है, इस पर मिल रही है। ठीक है ना, चलो लिखो, क्रियाविधि लगाओ, हेडिंग, लाइन और पैराग्राफ चेंज करके क्रियाविधि। हेडिंग लगाना, लाइन और पैराग्राफ चेंज करके क्रियाविधि लिखना। सर्वप्रथम डायोड D1 से, सर्वप्रथम डायोड D1 से संकेत बिंदु P पर पहुंचते हैं। सर्वप्रथम डायोड D1 से संकेत बिंदु P पर पहुंचते हैं, तो प्रत्यावर्ती घटकों के लिए, संधारित्र द्वारा लोड प्रतिरोध RL की तुलना में, लोड प्रतिरोध RL की तुलना में, लोड प्रतिरोध RL की तुलना में अति अल्प प्रतिबाधा उत्पन्न, ऐसे लिखना, अति अल्प अवरोध उत्पन्न
अति अल्प अवरोध उत्पन्न किए जाने के कारण ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती घटक संधारित्र C में से प्रवाहित होते हैं। परंतु संधारित्र बहुत कम मात्रा में प्रत्यावर्ती घटक को रोकता है। जो RL की ओर प्रवाहित होते हैं, जो RL की ओर प्रवाहित होते हैं। जबकि संधारित्र दिष्ट घटक के लिए अनंत अवरोध उत्पन्न करता है। अर्थात संधारित्र दिष्ट घटक को रोक लेता है। अर्थात संधारित्र दिष्ट घटक को रोक लेता है, जिसके कारण दिष्ट घटक का प्रवाह लोड प्रतिरोध RL में से होता है। लोड प्रतिरोध RL में से होता है। लोड प्रतिरोध RL में से होता है। इस प्रकार हमें निर्गम पर दिष्ट संकेत प्राप्त होता है। परंतु उसमें अब भी कुछ मात्रा का प्रत्यावर्ती घटक उपस्थित है। कुछ मात्रा का प्रत्यावर्ती घटक उपस्थित है। कुछ मात्रा का प्रत्यावर्ती घटक उपस्थित है। ये तो एक वर्किंग हो गई पूरी की पूरी इसकी। अब लाइन और पैराग्राफ चेंज करके हम संधारित्र के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे बात करेंगे। तो आप सभी लोग दो लाइन पैराग्राफ चेंज करें, ऐसे लगभग 2 लाइन के आसपास चेंज करो पैराग्राफ, है ना। मतलब सीधा ही लाइन चेंज करके मत लिखो, 1-2 लाइन छोड़ के फिर लिखो ना, अलग पैराग्राफ के तौर पे ना, चलेगा। लिखना आगे। सर्वप्रथम संधारित्र
उच्च वोल्टता तक आवेशित होता है। सर्वप्रथम संधारित्र उच्च वोल्टता तक आवेशित होता है, अर्थात डायोड D1 के, ऐसे लिखो, अर्थात डायोड D1 के चालन की अवस्था में होने के कारण, चालन की अवस्था में होने के कारण संधारित्र शिखर वोल्टता EM तक आवेशित होता है। शिखर वोल्टता EM तक आवेशित होता है। इस स्थिति में दोनों डायोड पश्य बायस में आ जाते हैं। दोनों डायोड पश्य बायस में आ जाते हैं, अर्थात डायोड D1 व D2 में से, डायोड D1 व D2 में से चालन नहीं होने की स्थिति में, चालन नहीं होने की स्थिति में लोड प्रतिरोध RL द्वारा संधारित्र का अनावेशन प्रारंभ हो जाता है। संधारित्र का निरावेशन लिख लो। संधारित्र का निरावेशन प्रारंभ हो जाता है, तथा अनावेशन की प्रक्रिया या निरावेशन तथा निरावेशन की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, तब तक बनी रहती है, ऐसे लिखना, तथा निरावेशन की प्रक्रिया तब तक बनी रहती है जब तक डायोड D2 से, जब तक डायोड D2 से धारा का चालन प्रारंभ नहीं हो जाता, जब तक डायोड D2 से धारा का चालन प्रारंभ नहीं हो जाता, डायोड D2 से धारा का चालन प्रारंभ नहीं हो जाता। चलेगा, एक बार आप सभी वापस रिज्वाइन कर लो। यही मीटिंग आईडी है, यही पासवर्ड है। बिल्कुल वापस समझाएंगे चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग।